हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हमने बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था और हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर को ऑप्ट किया था, जिसके अंदर मैं आपको न्यूट्रिशन पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुकी थी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन को कवर किया था, सेकेंड पार्ट के अंदर हमने एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन को कवर किया था। दिस इज आवर थर्ड पार्ट वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग फुली एनसीईआरटी कवर्ड करेंगे, किसको? रेस्पिरेशन को। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन। हाँ जी, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब हम किसी भी फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी को निकालते हैं, ये बात ध्यान से सुनना, फूड को तोड़ देते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोसेस होती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए होता क्या है, ये हमने फॉर एन एग्जांपल एक प्लांट लिया है, ठीक है, दिस इज अ सनफ्लावर। यहाँ पर क्या है? हमारा सन है, सन से लाइट आई, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर they perform the process known as photosynthesis. They form the carbohydrate. ये क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब हमने, हमारे प्लांट्स ने क्या बना दिया हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ठीक है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एन एग्जांपल C6H12O6, ये हमारे लिए बना दिया। अब मान लो उस पेड़ पे से तोड़कर मैं किसी एप्पल को कंज्यूम कर रही हूं, तो वो ग्लूकोज कहां पर आ गया? मेरी बॉडी के अंदर आ गया। अब मेरी सेल्स को क्या करना है? उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, और उन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके किसकी फॉर्मेशन करनी है? एनर्जी की फॉर्मेशन करनी है। मैडम, एनर्जी की फॉर्मेशन क्यों करनी है? क्योंकि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बोलने से पहले मैंने फटाफट से ग्लूकोज खाया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी बनानी पड़ेगी, ताकि हमारी बॉडी को जब भी रिक्वायरमेंट हो तो हम क्या ले सके? एनर्जी ले सकें। तो द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ग्लूकोज को, द ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर रेस्पिरेशन आप इसे बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मैडम ठीक है, हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज, हम ग्लूकोज को कैसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? पायरुवेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पायरुवेट बनाएंगे, ठीक है, पायरुवेट बनाएंगे। अब ये पायरुवेट बन गया, ठीक है। यहां पर समझना भाई, ये क्या है? आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपने क्या बना दिया? पायरुवेट बना दिया, ठीक है। कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है, और इसके 2 मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मोल ऑफ द पायरुवेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहां पर होती है मैडम? ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और कहां पर होती है? चाहे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करे या फिर कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, ये प्रोसेस सभी के अंदर होती है। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई, कभी भी ग्लूकोज को तोड़ना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब हमारा क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। अब इस पायरुवेट के पास 3 रास्ते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट? पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट के पास ये है कि अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? अगर मुझे ऑक्सीजन मिल गई तो मेरा क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मेरा क्या होगा? तो उसके पास कितने रास्ते हैं? उसके पास 3 पाथवे हैं।
फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहां पर देखने को मिलता है मैडम, ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो पायरुवेट से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, ठीक है। ये हमारा पायरुवेट से क्या बन गया, यहाँ पर C2H5OH इथेनॉल बन गया, साथ में एक CO2 निकल गई और साथ में एनर्जी भी हमारी क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई। तो ये कहां पर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए ऑक्सीजन की, कैसे कमी होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जनरली आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, बट जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, मान लो सडनली आपको ऐसा लगता है कि हम एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इनिशियल डेज के अंदर जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा है एक्सरसाइज करने के बाद आपकी एकदम से बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हो जाते हैं, मतलब आपको मसल पेन होने लगता है, ठीक है। या फिर आप लोग स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, आप ऐसे करते हो, मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इन द टाइम ऑफ मसल सेल, ठीक है, मसल क्रैम्प के अंदर क्या हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्या बन जाता है वहां पर मैडम, वहां पर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। एक प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, लैक्टिक एसिड। कहां पर बनता है मैडम, ये हमारी मसल के अंदर बन जाता है। क्या बनता है, मसल के अंदर बन जाता है। और क्या निकलती है यहाँ पर, एनर्जी निकल जाती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकल जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के अंदर। कब, जब हम भारी मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल क्रैम्प हो जाती है, तो ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कहां पर देखने को मिलेगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मैडम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल की एक ऑर्गेनेली, जहां पर, जिसको हम लोग एटीपी हाउस के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनता है आपका, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या होता है, बन जाता है। तीनों रास्ते समझ में आ गए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पूछ लेगा, कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट कहां बनता है आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर। इस पायरुवेट के पास अब तीन रास्ते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का क्या प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या प्रोडक्ट बनता है, इथेनॉल प्लस में CO2। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या बनता है, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। क्लियर है भाई सभी को, आ जाइए। अब जब हमने इतना पढ़ लिया तो क्यों ना हम इसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। सो हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं। हाँ जी, एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है भाई, ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। Anaerobic, as a name indicate, anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. जब हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये वहां पर होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है मैडम, आप कंप्लीट का मतलब क्या कहना चाहते हैं? जब हम एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। जब उस 6 के 6 कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जब उस 6 के 6 कार्बन को हम लोग CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे ब्रेकडाउन के ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आपके ये 6 के 6 को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, 6 CO2 के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। पार्शियल, अरे हमें तो आप मिल नहीं रही ना, हमें तो साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, इथेनॉल भी तो मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी CO2 अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। The end product of the respiration are the carbon dioxide and the water. इसका end product क्या है, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
इन इस प्लांट। और लैक्टिक एसिड कब है? एनिमल मसल सेल के अंदर है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कितनी करती है भाई? 38 एटीपी यहाँ सर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर कितना देखने को मिलता है? 2 एटीपी देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 2 एटीपी देखने को मिलता है। होपफुली आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, ठीक है मैडम आपने बता दिया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल। वो बोलते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा सिंपलर होता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, कैसे होता है? गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है। बेसिकली स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसेल इन द स्टेम्स, जर्नल सरफेस ऑफ द रूट। जनरली आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी वेल डेवलप्ड है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस इनफ नहीं होती, जबकि प्लांट्स एनिमल्स के कंपैरिजन में लेस डेवलप्ड है, लेस कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर इजिली डिफ्यूजन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने और इसको बताना है। जबकि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे लैंड पर रहते हैं, दे यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? वन थिंग इज डिफरेंट, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड लेवल टर्म बट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज इनहेलेशन। ठीक है, हम बाहर निकाल रहे हैं CO2 को, दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्लस में एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग। बट द रेस्पिरेशन का ब्रॉड मीनिंग क्या है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं तो दिस टर्म रिप्रेजेंट द सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ ए सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है सभी को? आइए चलते हैं रेस्पिरेशन इन एन एक्वेटिक एनिमल्स। हाँ जी, यहां से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो कैसे होता है, हम लोग जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हुए। तो वो बोलते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। अब ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है? देखिए, पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं वहां पर जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। कैसी होती है? डिसॉल्व्ड। और पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो कि टेरेस्ट्रियल लेवल पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दे ब्रीथ एट अ फास्टर रेट सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो। आपने देखा होगा कि जो फिश होती है, फिश का ब्रीदिंग रेट इज मच हायर देन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल बिकॉज इन वाटर देयर इज अ फेयरली लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? हायर हो जाता है। क्या हो जाता है? हायर हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिशेस टेक वाटर फ्रॉम द माउथ and send into the gill where the dissolved oxygen is taken up by the blood। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अभी तक हमने क्या कवर किया? रेस्पिरेशन कवर किया। रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कैसे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, फिर हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का पढ़ा, फिर हमने कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा। आइए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। आइए देखते हैं। Air enter after the getting the filter by the fine hairs and the mucus by the nostrils। ठीक है, यहां पर देखिए, हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग का क्या है? डायग्राम है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी क्या है? नोज। क्या है? नोज। इस नोज में क्या प्रेजेंट है? हमारे दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, दिस वन नोस्ट्रिल, दिस वन नोस्ट्रिल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हमारे इंटरनल हेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारे इंटरनल हेयर्स। तो ये हवा सबसे पहले कहां पर जाएगी? यहाँ पर जाएगी, हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो ये यहीं पर यही बात लिखी हुई है। देखिए, एयर एंटर्स द बॉडी आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर एंड द म्यूकस इन द नोस्ट्रिल्स। द एयर देन पासिस थ्रू द ट्रेकिया। अब एयर नोस्ट्रिल से पास हो गई, कहां पर चली गई? हमारे
ट्रेकिया पर। व्हाट इज ट्रेकिया? प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। फिर कहां पर जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द एयर। वो बोलता है कि हमारे ट्रेकिया के अंदर ऐसे, देखिए मान ले ये एक पाइप है, ठीक है, दिस इज अ ट्रैकिया। यहाँ पर हमारी कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्यों प्रेजेंट होती है? टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्या बोलते हैं इनको? कार्टिलेज का यूज करते हैं, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू अ ब्रोंकियाई, ठीक है, which enter the lung and divided further into the bronchioles and finally terminate into a structure known as alveoli, which is a supplier real blood vessels and exchange of gases। देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से हमारी कहां पर आ गई? ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये हमारे ट्रेकिया पर आ गई। देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है? सारा का सारा ये ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया है हमारा सारा का सारा, क्या है? ये ट्रेकिया, दिख रहा है। अब इस ट्रेकिया से देखिए सबसे पहले क्या बनी आपकी? देखिए ये पाइप से दिख रही है आपको, ठीक है। दिस वन इज प्राइमरी ब्रोंकस, दिस वन इज ब्रोंकस, ठीक है। फिर इससे क्या हुई? छोटी छोटी क्या बनी? ब्रोंक्यूल्स बनी। क्या बनी? ब्रोंक्यूल्स बनी। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। देख रहे हैं आपकी ये छोटी छोटी क्या बनी? ब्रोंक्यूल्स बनी। और ये फर्दर फिर किस में टर्मिनेट हो गई? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। देख रहे हैं आप, ये इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यहां पर हमारा फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है। फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलता है कहां पर? यहां पर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कैसे जाती है तो आपको पता होना चाहिए कैसे जाती है भाई। देखो सबसे पहले कहां पर आई? आपके नोस्ट्रिल में, ठीक है। नोस्ट्रिल से कहां पर गई? आपकी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी से कहां पर गई? आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया से आपके कहां पर गई ये? ठीक है, ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस से किस में गई? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स से किस में गई? फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन एल्वियोलाई के अंदर चली गई। कहां पर चली गई? एल्वियोलाई में क्या गई? चली गई। समझ में आ रही है आपको इतनी बात? ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है अब? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आइए देखते हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। अभी हमने इनका पैसेज पढ़ लिया, कैसे कैसे मूव करती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या पढ़ना है? ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब हम सांस को अंदर ले रहे हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज। जैसे ही मैंने देखो सांस को अंदर लिया तो यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। ये लंग्स का वॉल्यूम क्या करेगा? एकदम से इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। बिकॉज समझ रहे आप लोगों ने, एयर अंदर गई। बैलून देखते हो, बैलून पहले कैसे होता है? ऐसे होता है, फिर जैसे उसके अंदर एयर जाती है क्या करता है? इन्फ्लेट करता है। तो सेम चीज है, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एंड द रिब्स गेट लिफ्टेड। और हमारी जो लिफ्ट होती है कैसे हो जाती है? इस तरीके से हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। एंड द डायफ्राम गेट फ्लैटेंड। आप देख रहे हैं ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये डायफ्राम कैसे हो जाता है हमारा? फ्लैटेंड। ये यहाँ पर, ठीक है। तो डायफ्राम कैसे हो जाता है? फ्लैट। क्या याद रखना है? इनहेलेशन में डायफ्राम कैसा? फ्लैट। रिब्स कैसी? अपवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? एकदम से बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एयर गेट्स सक्ड इनटू अ लंग्स and the fill expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body to the alveoli and exchange of gases of the oxygen and transport to the all cell of the blood. देखिए क्या होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका क्या होता है यहाँ पर? देखिए आपकी क्या है? ये एल्वियोलाई है। क्या है ये? एल्वियोलाई है। यहां से बाहर कौन आ रही? बाहर से कौन आ रही है? हमारी ऑक्सीजन। और CO2 कहां से आ रही है? हमारी बॉडी से, बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और ये कैसा लेकर आती है?
ऑक्सीजनेटेड। समझ में नहीं बात? तो रिब्स, ये एल्वियोलाई वो प्लेस है जहां पर आपका फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? हमने सांस अंदर भरी, ऑक्सीजन को अंदर खींचा, हमारे साथ क्या क्या एक्टिविटी हुई, हमारे जो लंग्स होते हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं, वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और अंदर लंग्स का क्या है? बहुत कम है। तो एयर कहां से मूव करेगी? फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसंट्रेशन रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो एयर क्या होगी? मूव। तो वॉल्यूम क्या होगा? एकदम से अप। रिब्स क्या होंगी? आउटवर्ड। डायफ्राम क्या करेगा? फ्लैटन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फाइनली यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग आउट, अब हम कर रहे हैं बाहर, सांस छोड़ रहे हैं इस तरीके से, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर। अब की बार क्या था? अब हमारी कैविटी कैसे हो जाएगी? बहुत स्मॉल। कैसे हो जाएगी? बहुत स्मॉल हो जाएगी। एंड द रिब्स गेट रिलैक्स्ड। अब की बार जो वो बाहर की तरफ ऐसे उठी हुई थी हमारी रिब्स, अब कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएंगी। एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। अब की बार डायफ्राम कैसा हो जाएगा? वापस इस फ्लैटेन शेप में आ जाएगा। ठीक है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड पुश आउट ऑफ द लंग्स टू कम आउट द नोस्ट्रिल। और CO2 क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। पहले हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट बिहाइंड द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट ऑफ द एयर। होता क्या है? बेसिकली हमारे लंग्स में जो एक, चाहे आप कितनी ही कपालभाति कर लो, चाहे आप कितना ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, मतलब मैंने कितना एक्सपिरेशन किया, मैंने कितनी वॉल्यूम एयर बाहर निकाल लिया, बट फिर भी मेरे लंग्स के अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर सो मैनी फोर्सफुल एक्सपिरेशन में भले ही कितना भी कर लूं, एक हमेशा रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल। दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड द सफिशिएंट टाइम ऑफ द ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारी ऑक्सीजन को सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि वो बाहर से अंदर आ जाए और CO2 बाहर, अंदर से बाहर चली जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नोन एज हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम इसको? हेमोग्लोबिन। इन द ह्यूमन बींग्स इट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल। हमारे रेड ब्लड के सेल के अंदर एक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या करता है? हाई एफिनिटी शो करता है। हीमोग्लोबिन अपनी सरफेस पर किसको बिठाना पसंद करता है? ऑक्सीजन को बिठाना पसंद करता है। किसको बिठाना पसंद करता है? ऑक्सीजन को। तो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रेस्पिरेशन आपकी बुक के अंदर दे रखा था। ठीक है तो क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? यहाँ पर हमने फुल रेस्पिरेशन को कवर किया है। आइए चलते हैं इसके हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि हमें कुछ चीजें क्लियर हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं। हाँ जी, देखते हैं। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब। देखिए ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, दिख रही है आपको। हमें इसमें क्या डालना है? लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर का मतलब है CaOH का होल ट्वाइस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। हमने क्या डाल दिया? इसका सोल्यूशन डाल दिया, स्लेट लाइम का सोल्यूशन डाल दिया। इतनी चीज क्लियर है। अब वो बोलता है नोट ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। वो कहता है कि अब आपने जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना, उसके अंदर फूंक मारो, ऐसे करके फूंक मारनी है आपको। ठीक है, हाँ जी। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टाइम फॉर द लाइम वाटर टू टर्न द मिल्की। और उस समय को नोट डाउन करो कि जब वो लाइम वाटर कैसा हो जाए? मिल्कीनेस आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे आप सांस छोड़ रहे हो ऐसे करके, तो क्या अंदर जा रही है? CO2। देखो ये जो हवा ऐसे चल रही है ना, इसमें क्या है? CO2। और नीचे क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। जब आप इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इमीडिएटली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी हर सांस के अंदर जो बाहर हम फेंक रहे हैं, क्या आ रही है? हमारी CO2 आ रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन, यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू अ सम फ्रेश लाइम वाटर टू टेकन इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब। नोट हाउ टेक लॉन्ग फॉर।
ठीक है, अब की बार हमें क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार हमें क्या करना है, इस पिचकारी से क्या डालनी है, एयर डालनी है। इस बार पहले हम किससे डाल रहे थे, अपने माउथ से डाल रहे थे, किससे डाल रहे थे, अपने माउथ से। अब हम किसे डालेंगे, इस पिचकारी से, किसे डालेंगे, पिचकारी से। तो हमें देखना है कि क्या होगा। इट टेक्स मच टाइम टू द लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, उसमें हमें क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा हमारा लाइम वाटर मिल्कीनेस को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर that we breathe out? It shows that the breathed out air contains more CO2. जब हम अपना सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर ज्यादा CO2 होती है as compared to atmospheric air. इसी वजह से जब आपने पिचकारी से एयर अंदर डाली तो उसमें लेस CO2 की कंसंट्रेशन थी, और जब हम अपने मुंह से CO2 बाहर निकालते हैं वहां पर CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर तुरंत मिल्कीनेस आ गई और यहाँ पर मिल्कीनेस एकदम से इमीडिएटली नहीं आई। ठीक है, आइए चलते हैं। What changes is observed in the lime water and how does it take for changes occur? Air taken through the test tube and makes lime water milky. ये बात हम पढ़ चुके हैं। What does it tell about the product of the fermentation? हाँ जी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी पायरुवेट का इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी। देखिए फर्मेंटेशन का CO2 प्लस में अल्कोहल। ठीक है, आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड द गिल स्लिट कोऑर्डिनेटेड इन द सेम मैनर? वो बोलता है कि, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ, मतलब वो अपनी आंखों को खोल रही है। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ मतलब जो फिश होती है पानी के अंदर रहती है और वो सांस लेती है, बोले कि उसका जो मुंह खुल रहा है और जो बंद हो रहा है क्या वो सेम कोऑर्डिनेशन में हो रहा है? हाँ जी भाई, यस, उनका जो माउथ खुलता है और बंद होता है वो सेम कोऑर्डिनेशन में होता है। काउंट द नंबर ऑफ द टाइम फिश ओपन एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। वो कहता है कि एक मिनट में मछली अपना कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है, आपको बताना है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फिश होती है वो कैसा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। कहां पर रहता है, पानी के अंदर रहता है। पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है, तो फिश का ब्रीदिंग रेट हायर होता है। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप एंड साइज के ऊपर निर्भर करती है। तो बट हम बता सकते हैं कि गोल्ड फिश कैन ब्रीथ अप टू 100 टाइम्स और इट्स मोर टाइम्स पर अ मिनट। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर हमने अपना कवर कर लिया। इसके बाद हमने जो कवर किया है वो क्या कवर किया है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, और मैंने आपको जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस एक्टिविटीज थी उनको कवर करवा दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।